बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेट चेन एल्केन्स की निस्बत ब्राइट एल्केन्स ज़्यादा स्टेबल होती हैं। हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हाट इज़ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ अ कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं जिनके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज गिवन है एंड पेंटेन के लिए वैल्यू इज -147 किलो जूल पर मोल। नेगेटिव साइन ये बताती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आइसोपेंटेन के लिए इट इज -154.1 किलो जूल पर मोल, जबकि नियोपेंटेन के लिए ये है -168 किलो जूल पर मोल। नियोपेंटेन के बनते हुए सबसे ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। इसका मतलब ये है कि नियोपेंटेन आइसोपेंटेन और एन पेंटेन की निस्बत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी कंपाउंड के बनते हुए इवॉल्व होती है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है उस कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। कोई भी कंपाउंड जितना स्टेबल होता है उतना लेस रिएक्टिव होता है और जितना कम स्टेबल होता है उतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी अपोजिट टर्म्स हैं। एक और चीज़ बेटा नोट कीजिए, किसी एक मॉलिक्यूल में तमाम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की एक जैसी बॉन्ड एनर्जीज नहीं होती। यही वजह है कि हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में बात करते हैं। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस आपस में मिक्स किए जाते हैं तो हमें फ़ौरन ही सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। ये एक बहुत फास्ट रिएक्शन है और आयनिक रिएक्शन की एग्जाम्पल है। इस रिएक्शन के फास्ट होने की क्या रीज़न है? इन द एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर आयन एंड नाइट्रेट आयन, जबकि सोडियम क्लोराइड भी अपने एक्वस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में मौजूद है। जब इन सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है तो इंस्टेंटेनियसली सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और हमें फ़ौरन सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स मिल जाते हैं। इस रिएक्शन को किस चीज़ ने इतना फास्ट बनाया? द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द स्पीशीज हैज़ मेड इट अ फास्ट रिएक्शन। चार्ज की प्रेजेंस की वजह से ये स्पीशीज बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गई, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। इसी तरह की चीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे भी अप्लाई होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेटा आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, लेकिन अगर उन कोवेलेंट बॉन्ड्स में पोलैरिटी आ जाती है तो कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। एल्केन्स और साइक्लो एल्केन्स के केस में प्रॉब्लम ये होता है कि दे डोंट हैव पोलैरिटी इन देयर बॉन्ड्स, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत थोड़ा सा फर्क है। दे आर वेरी स्टेबल एंड दे आर वेरी लेस रिएक्टिव। हम इन चीज़ों को दो टर्म्स में एक्सप्लेन करेंगे, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नॉन पोलर नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की टर्म्स में। कोई भी ऐसा फैक्टर जो किसी स्पीशी को अनस्टेबल बना देता है वो उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। हम इस फैक्टर को साइक्लोएल्केन्स में कंसीडर करेंगे। पहला फैक्टर जो कि हाई स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स की तरफ कंट्रीब्यूट करता है दैट इज इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। मीथेन में इनकी एवरेज बॉन्ड एनर्जी 416 किलो जूल पर मोल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मीथेन में हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऑन एवरेज 416 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में चूंकि पहला स्टेप रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स का टूटना होता है, अगर रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाए तो रिएक्शन भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करता है हाई स्टेबिलिटी की तरफ, वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होना है। चूंकि ये स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हैं, दे आर नॉट अवेलेबल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज विच आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स। हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर जो कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स कंट्रीब्यूट करता है दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड्स। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कंसीडर किया था कि किसी भी बॉन्ड में पोलैरिटी के होने से कंपाउंड की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.1 होती है। 0.4 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड्स को ज़्यादा पोलर नहीं बनाता। यही वजह है कि जब कोई आयनिक रिएजेंट एल्केन्स के ऊपर अटैक करना चाहता है
तो उसको कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर चार्ज हो और वो अटैक कर सके। यही वजह है कि एल्केन्स, एसिड्स, अल्कलीज और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं करती। हाई स्टेबिलिटी की वजह से नॉर्मल कंडीशंस में एल्केन्स इनर्ट नेचर शो करती हैं और ये हाई टेम्परेचर पर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में या लाइट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के बाद ही रिएक्शन शो करती हैं। साइक्लोएल्केन्स में भी एल्केन्स की तरह नॉन पोलर और स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन उनकी रिएक्टिविटी एल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ढूंढने के लिए हम पहले कंसीडर करते हैं सिंपलेस्ट एल्केन मीथेन को। बॉन्ड एंगल इन ऑल द एल्केन्स इज 109.5, जिससे टेट्राहीड्रल शेप बन जाती है। साइक्लोएल्केन्स के केस में चूंकि एक रिंग बनती है, उसका नतीजा ये होता है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज होकर 60 डिग्री पे चला गया। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये होता है कि रिंग के अंदर एक स्ट्रेन पैदा होती है जो कि रिंग को अनस्टेबल कर देती है। हमने ये पहले पढ़ा कि कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि किसी स्पीशी को अनस्टेबल कर देता है, उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। यही वजह है कि साइक्लोएल्केन्स की रिएक्टिविटी एल्केन्स की निस्बत ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशंस में एल्केन्स इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं। सूटेबल कंडीशन में ये दो तरह के रिएक्शन शो करेंगी, थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन के एग्जांपल है कंबस्शन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल नेचुरल गैस का बर्न होना। इन रिएक्शंस के रिजल्ट में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इवॉल्व होती है, लेकिन इन्हें स्टार्ट कराने के लिए हमें पहले एनर्जी देनी पड़ती है। कैटालिटिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें केमिकल चेंज लाने के लिए किसी कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। दूसरी तरह के रिएक्शंस जो कि एल्केन्स शो करती हैं, दे आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें किसी और बॉन्ड के बनाने की गुंजाइश नहीं है। अगर इसमें किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अकोमोडेट करना है तो इसके लिए एक ही सूरत है कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें। इस तरह के रिएक्शन जिसमें एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस कर देता है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एल्केन्स के रिएक्शन हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स के बनने से प्रोसीड करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में भी प्रोसीड कर सकता है और एक से ज़्यादा में भी प्रोसीड कर सकता है। What is reaction mechanism? It is the sequence of steps involved in a chemical reaction. ऑर्गेनिक रिएक्शन में मेन दो स्टेप्स होते हैं। पहले रिएक्टेंट बॉन्ड्स टूटते हैं, फिर प्रोडक्ट बॉन्ड्स बन जाते हैं। यही वजह है कि ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस की निस्बत स्लो रिएक्शंस होते हैं। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ ईथीन। यहाँ पर पहला स्टेप कार्बन कार्बन वन बॉन्ड विल ब्रेक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक, एंड देन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने रिएक्टेंट बॉन्ड्स की ब्रेकिंग को डिस्कस किया। दो एटम्स के दरमियान जब एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। जब ये टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीके से हो सकती है। जब बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो कि हर बॉन्डिंग एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस तरह की ब्रेकिंग को हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। मिसाल के तौर पे इस केस में जब बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर मौजूद दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक हाइड्रोजन को मिलेगा और दूसरा दूसरे हाइड्रोजन को मिल जाएगा। दूसरा केस वो है जहाँ पर बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं होती, बल्कि वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं। इस तरह की क्लीवेज को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉन्ड में ब्रेकिंग के बाद क्या होगा, बोथ इलेक्ट्रॉन्स विल बी टेकन बाय फ्लोरीन। एज अ रिजल्ट फ्लोराइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन विल बी फॉर्म्ड। हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। रिएक्शन मैकेनिज्म में वो तमाम स्टेप्स मेंशन किए जाते हैं जो कि एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बॉन्ड्स टूटते भी हैं और बनते भी हैं।
चूंकि बॉन्ड्स बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इसलिए बॉन्ड्स की शिफ्टिंग को शो करने के लिए हम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। इस मकसद के लिए मैकेनिज्म में कर्ली एरोज का यूज किया जाता है। कर्ली एरोज दो तरह के हो सकते हैं, हाफ कर्ली एरोज जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट शो करते हैं, और कंप्लीट कर्ली एरोज जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो करते हैं। अगर हम किसी रिएक्शन के स्टेप्स को बता रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन हमेशा न्यूक्लियोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज की तरफ होती है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बॉन्ड क्लीवेज को शो करने के लिए हम कर्ली एरोज को कैसे यूज करेंगे। होमोलिटिक क्लीवेज, इन एग्जांपल्स को हम पहले भी यूज कर चुके हैं। दिस मूवमेंट इज शोइंग दैट वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन एटम and the other one is moving towards this hydrogen atom. As a result, we are getting two hydrogen atoms with one electron each. हेटेरोलिटिक क्लीवेज में चूंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है, this curly arrow is showing that both the electrons are taken by fluorine atom. As a result, we are getting fluoride ion and hydrogen ion. अब हम ये देखते हैं कि रिएक्शन स्टेप्स को शो करने के लिए कर्ली एरोज कैसे यूज होंगे। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग स्पीशी वो स्पीशी है जो कि रिच इन इलेक्ट्रॉन होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो न्यूक्लियस की तरफ या पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होती है। जबकि इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज होती हैं विच आर डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। ब्रोमाइड आयन इज रिएक्टिंग विद कार्बोकैटायन, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, और हमने ये देखा था कि कर्ली एरो की डायरेक्शन फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल होती है। दिस वन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। एज अ रिजल्ट एन एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड। अब हम ये देखते हैं कि ये कर्ली एरो क्या शो कर रहा है। वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ब्रोमाइड आयन इज अटैकिंग ऑन दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। अब बेटा ये नोट कीजिए, कार्बोकैटायन वो कैटायन है जिसमें कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाता है एंड इट इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस बॉन्ड के बनने में जो दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, दोनों के दोनों ब्रोमाइड आयन प्रोवाइड कर रहा है। अटैक हियर फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, एज अ रिजल्ट मिथाइल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। दूसरी एग्जांपल में हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को शो कर रहे हैं। One electron from hydrogen, one electron from chlorine bond. They are reacting together. As a result, hydrogen-chlorine bond is formed and one electron is shifting here towards this chlorine atom. As a result, a free radical will be formed here. Alkanes halogens से react करके alkyl halides और hydrogen halides बनाती हैं. This is typical example. An alkane, a halogen, alkyl halide एंड हाइड्रोजन हेलाइड। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन ऑफ एल्केन रिप्लेस हो जाती है एक हेलोजन एटम से। जब हम कम्प्लेक्स एल्केन्स की तरफ जाते हैं तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। वो एल्केन्स जिनमें टर्शरी कार्बन एटम होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, उसके बाद वो जिनमें सेकेंडरी कार्बन होता है, उसके बाद वो जिनमें प्राइमरी होता है, और आखिर में मीथाइल। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। हम लेबोरेटरी में सिर्फ क्लोरीनेशन और ब्रोमीनेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि फ्लोरीनेशन बहुत ज़्यादा विगरस होती है, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, और आयोडीनेशन बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन एक रेडिकल चेन मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। अब हम हेलोजिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे विच इज़ रेडिकल चेन मैकेनिज्म। इसके लिए हम ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन के एग्जांपल लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द प्रोडक्ट्स आर मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। एक चीज़ बेटा ये नोट कीजिए, यहाँ पर यह भी मुमकिन है कि चारों के चारों हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होकर कार्बन टेट्राब्रोमाइड बना दें। इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन। What is initiation? ये वो स्टेप है जो कि रिएक्शन को स्टार्ट कराता है। In the presence of sunlight, what happens? Homolytic cleavage of bromine molecule takes place.
होमोलिटिक क्लीवेज के रिजल्ट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन एटम ले लेगा, दूसरा ये ले लेगा, एंड वी विल बी गेटिंग 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल्स। प्रोपेगेशन स्टेप्स रिएक्शन को फर्दर मूव कराते हैं। फॉर एग्जांपल वो ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो कि पिछले स्टेप में प्रोड्यूस हुआ मीथेन के एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज इन्वॉल्व है। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी टेकन बाय दिस ग्रुप, एज अ रिजल्ट methyl free radical will be produced while the other electron will be used by hydrogen so as to make a bond with bromine atom। अब यहाँ पर ये एक फ्री रेडिकल जो कि दोबारा से प्रोड्यूस हो गया, ये क्या करेगा, एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बॉन्ड बना देगा और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये फर्दर किसी मीथेन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये वाला रेडिकल प्रोड्यूस करेगा और ये फर्दर किसी ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। अगर तो हमारे पास इस तरह का केस है जिसमें चारों के चारों हाइड्रोजन मीथेन के रिप्लेस हो जाते हैं ब्रोमीन एटम से, तो इस केस में ये रिएक्शन फर्दर जाएगा और ये इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद मीथेन मॉलिक्यूल विल रिएक्ट विद मिथाइल ब्रोमाइड। इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाकर ये वाला रेडिकल प्रोड्यूस करेगा जो कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दोबारा से ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। ये दोनों स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे यहाँ तक कि हमारे पास कार्बन टेट्राब्रोमाइड बन जाएगा और दोबारा से एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा। टर्मिनेशन स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है, क्या करता है, रिएक्शन को स्टॉप करा देता है। इसमें हमारे पास फ्री रेडिकल कंज्यूम हो जाते हैं। चूंकि कोई भी फ्री रेडिकल नहीं मौजूद जो कि रिएक्शन को फर्दर लेके जाए आगे, इसलिए रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल एक ईथेन मॉलिक्यूल बना सकते हैं, 2 ब्रोमीन फ्री रेडिकल एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल बना देंगे और एक मिथाइल फ्री रेडिकल और एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल मिलकर मिथाइल ब्रोमाइड बना देंगे। इस तरह से रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा बिकॉज इट प्रोसीड्स बिकॉज ऑफ फ्री रेडिकल्स। आपके बुक से रेलेवेंट क्वेश्चंस इन्हें सॉल्व कीजिएगा। गुड लक।